16 मार्क्स मिल रहे 20 मिनट में, लेगा? आजा। हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। सो इट्स योर बॉय के एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, कुल मिला के 9 पॉइंट्स में सेंटर ऑफ मास और कोलिजन करेंगे हम लोग खत्म। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू इज सेंटर ऑफ मास, और उससे रिलेटेड कुछ जनरल बातें ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट है। ये वो पॉइंट होता है जहां पे हम पूरा का पूरा मास सिस्टम का कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम्ड करते हैं। जी हां, शब्दों पे ध्यान दें, अज्यूम करते हैं, होता नहीं है, हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आसान बनाता है। अगली बात कि इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये बॉडी के भीतर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपके सामने इस स्क्वायर की बात करूं, इस डिस्क की बात करूं, इस रॉड की बात करूं, तो इन सभी के लिए सेंटर ऑफ मास बॉडी के बीच में है। लेकिन वहीं अगर मैं आपके सामने इस प्रकार के एक सेक्शन की बात करूं या इस रैंडम शेप साइज की बात करूं, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अगले दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कई बार बच्चे इस बात पे इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान से सुनना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। मान लो कि अगर कोई बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो ये पॉइंट इस पे डिपेंड करता है कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब मान लो अगर मैंने ओरिजिन इस पॉइंट को ले लिया तो मेरे लिए आंसर अलग आएगा, और अगर मैंने ओरिजिन इसको ही ले लिया तो आंसर अलग आएगा। दैट मींस के पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट की चॉइस पे डिपेंड करता है, हाँ या ना। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी की बात करो, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की बात करो, अगर मैं आपको कह दूं कि ये एक डिस्क है और इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास के बारे में बताइए, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता है, सुन लेना ध्यान से। ये जो पॉइंट है ये इसके सेंटर पे होगा तो होगा, फिर चाहे आप कहीं से भी देखो, हाँ, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स वेरी करेंगे। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूं कि क्लिक हो गई। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हम कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग निकालते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर की मदद से और मास मोमेंट की मदद से। अगले कॉन्सेप्ट में मैं मास मोमेंट बताने वाला हूं, रिकैप करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने दो मासेस हैं, m1 और m2। ये रहा m1, ये रहा m2। एक का पोजीशन वेक्टर r1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर r2। तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा वो बन जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर इसी प्रकार से आप x, y और z कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, दिस इज फॉर x m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम फॉर y एंड z। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। द थर्ड कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज टू पार्टिकल सिस्टम। अब देखिए, बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है कि अगर मान लो यहां पे एक मास है और यहां पे एक मास है और मैं इसको बैलेंस करना चाहूं, अगर दोनों मासेस बराबर हैं तो ये बीचों बीच बैलेंस होगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वन ज्यादा है टू से, तो किसके पास बैलेंस होगा? सीधी सी बात है, भारी मास के नजदीक सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। यानी जो मास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से, यानी सेपरेशन से। जब हम मास में डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं मास मोमेंट। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं मास मोमेंट। और मास मोमेंट हम लोग रखते हैं कांस्टेंट एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। मास मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस। जैसे कि ये m1 और इसका डिस्टेंस r1, m2 और इसका डिस्टेंस r2। सो m1 r1 इक्वल टू m2 r2। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटीन्यूअस बॉडी। सर कंटीन्यूअस बॉडी क्या होती है? बेटा देखिए, डिस्क्रीट बॉडी है जिसमें अलग 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 बिंदु तूने बना दी, और ये कंटीन्यूअस बॉडी है जो एक जैसी चल रही है बिना ब्रेक हुए। तो जब आपको डिस्क्रीट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना था तो आपने कुछ ये किया जो आपने देख लिया। लेकिन अगर आप कंटीन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहो, जैसे ये, जैसे ये, जैसे कि कोई वॉल्यूम, तो इस सिचुएशन में आपको पहले समझना पड़ेंगी तीन प्रकार की मास डेंसिटीज: मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। यहां पे आप लिख सकते हैं लैम्डा, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, जिसको आपने लिख दिया मास अपॉन लेंथ, dm डिवाइडेड बाई dl। इसका मतलब होता है कि कितने हिस्से में कितना मास है। अगर मैं आपको कहूं कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसका यूनिट लेंथ यहां ले लो, या यहां ले लो, या यहां ले लो, या यहां ले लो। आप कहीं पे भी अगर इसका यूनिट लेंथ लेते हैं तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ मास होगा। अगर ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, आई रिपीट द स्टेटमेंट, अगर ये एक यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका यूनिट लेंथ आप कहीं पे भी ले लीजिए, चाहे यहां पे एक यूनिट लेंथ ले लो, इसमें अगर m मास है तो इसमें भी m या dm मास ही होगा, इसमें भी उतना मास ही होगा। और अगर वेरिएबल है, जैसे कि बेसबॉल का रॉड, कहीं पे पतला कहीं पे मोटा, तो वहां पे लैम्डा वेरी करेगा। और उस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसके कई सवाल मैंने अपना जो वन शॉट था
4 घंटे का उसमें करवाए थे। अगर आपने अभी तक वन शॉट नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए और उसको 2 बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, सवालों को फिर से सॉल्व कीजिए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल, और वो बहुत प्यारा कंटेंट है क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नीट के क्वेश्चंस, जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, सब दे दिया उसमें मैंने, ठीक है। तो एक्स सी एम बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम, और डीएम को आप लिख दोगे लैम्डा डीएक्स। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें क्लियर है, पांचवें कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू वाज दिस, मैंने एक आर्क दे दी थी और इस आर्क का फॉर्मूला था आर साइन ऑफ थीटा बाई टू, थीटा पूरा सेंटर का एंगल था, डिवाइडेड बाय थीटा बाई टू। इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, तो सेम फॉर्मूला यहां पे लगा दो, ये बन जाएगा आर टाइम्स ऑफ साइन 90। 90 क्यों सर? क्योंकि ये एंगल 180 है, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। सो आर साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 90, 90 को आप लिख दोगे पाई बाई 2, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 2r डिवाइडेड बाई पाई, ये बन गया 2r डिवाइडेड बाई पाई। बोलो जरा हाँ या ना, क्या इतनी बात क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट था कंपोजिट एंड ट्रंकेटेड बॉडीज। कंपोजिट बॉडी क्या होती है? कंपोजिट बॉडी वो होती है जिसमें आप एक बॉडी के ऊपर किसी दूसरी बॉडी को रखेंगे, एक बॉडी के ऊपर किसी दूसरी बॉडी को रखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यहां पे सुपरपोजिशन लगानी पड़ेगी। सर सुपरपोजिशन क्या होती है? कुछ भी नहीं, आप पहले वाले के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ, दूसरे वाले के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ। जैसे मान लो ये पहली बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां, दूसरे का यहां, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, और नेट सेंटर ऑफ मास में आप लिखोगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन सर आपने तो प्लस माइनस लिखा है। अगर मान लो मैं इसमें से कुछ बॉडी एक्सट्रैक्ट करता हूं, सुनना, अगर मान लो कि मैं इसमें से कुछ मास एक्सट्रैक्ट करता हूं, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं कि एक बॉडी थी जिसमें से मैंने कुछ हिस्सा निकाल लिया, तो मुझे यहां पे से सुपरपोजिशन में इस मास को या इस एरिया को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और उस केस में हम लिखेंगे m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 माइनस m2। सिमिलरली मास को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। अब ये डेंसिटी और थिकनेस बॉडीज की कांस्टेंट है, इसलिए आप सेम फॉर्मूला एरिया के टर्म्स में लिख सकते हो। यदि एक के ऊपर दूसरी बॉडी रख रहे हो तो प्लस यूज करो। आई रिपीट द स्टेटमेंट, यदि एक बॉडी पे दूसरी बॉडी रख रहे हो तो प्लस यूज करो ऊपर नीचे, और अगर एक में से दूसरी निकाल रहे हो तो माइनस कर दो, खेल खत्म। तो ये था छठा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। ये फॉर्मूला है आपके सामने RCOM यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का। यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, r का डिफरेंशिएशन v, ये बन गया आपके सामने m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोल जरा हाँ या ना। इसको अगर आप फिर से डिफरेंशिएट कर देते हो तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का। दिस इज गोइंग टू बी m1 a1 प्लस m2 a2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हाँ या ना? कितनी देर हो गई है? कुछ 8 मिनट हुए। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया स्पीड चल रही है ना। अब देखो यहां से हम यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो क्या कहता है? जो कहता है कि F इक्वल टू dp बाई dt, यानी फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट तो फोर्स जीरो, एंड वाइसे वर्सा, अगर बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट। इसको आप एक लाइन में रट्टा मार के रखो कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका स्टेट रहेगा सेम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी का स्टेट सेम रहेगा, सेंटर ऑफ मास का स्टेट सेम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट पे रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है। स्टेट सेम होने का मतलब क्या है? इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूं। स्टेट सेम होने का मतलब क्या है? स्टेट सेम होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी जीरो। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अब इसके दो एग्जांपल्स आपके सामने जरा ध्यान से देखिए, इसी प्रकार के सवाल आते हैं और कई सारे सवाल आते हैं। आपके सामने बना दिया हम लोगों ने एक वेज जिसका मास मैंने कुछ दे दिया 10m, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था लास्ट वाले वन शॉट में, और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है। अब मान लो अगर हम इसको फिक्स कर दें तो ये मास यहां से नॉर्मली गिर के नीचे आएगा, हाँ या ना? अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो ये डर स्लाइड करके नीचे आएगा। लेकिन अगर नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स सिचुएशन में नहीं है, तो ये नीचे आएगा और ये पीछे जाएगा। अगर ये रुका होता तो ये m मास
यहां से यहां आता और x डायरेक्शन में 2.2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता, लेकिन क्योंकि ये वेज पीछे जा सकता है, क्योंकि ये वेज पीछे जा सकता है, इसलिए ये पीछे जाएगा। तो वेज चला गया x अमाउंट से पीछे, मास आ गया कुछ 2.2 माइनस x अमाउंट से आगे। तो यहां पे हमने लिख दिया 10m इंटू एक्स, 10m इंटू एक्स इक्वल टू m इंटू ये कितना बचा यहां पे, ये कितना आ पाया, ये सिर्फ 2.2 माइनस एक्स आ पाया। यानी ये क्या किया हमने, m1 r1 इक्वल टू m2 r2 किया। रिपीट द स्टेटमेंट, m1 r1, r1 कितना है, ये देखने में बच्चों को दिक्कत होती है। देखो अगर ये रुका होता तो x डायरेक्शन में 2.2 चलता, लेकिन समझो कि 2.2 चलना चाह रहा था और ये पूरा का पूरा सिस्टम x पीछे हट गया, तो नेट कितना चल पाया, ये 2.2 माइनस एक्स चल पाया, इसलिए हमने यहां पे लिया 2.2 माइनस एक्स। सो m1 r1 इक्वल टू m2 r2। सेम एग्जांपल एक और देता हूं आपको कि ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ था किसी प्लैंक के कोने पे, ये व्यक्ति किसी प्लैंक के कोने पे खड़ा हुआ था और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा तो प्लैंक भी थोड़ा सा पीछे सरकेगा। मान लो कि प्लैंक एक्स अमाउंट से पीछे सरक गया। अगर प्लैंक रुका होता तो आदमी एल अमाउंट से आगे जाता, अगर प्लैंक रुका होता तो आदमी एल अमाउंट से आगे जाता, लेकिन क्योंकि प्लैंक खुद पीछे सरक गया तो वो एल माइनस एक्स चल पाया। तो आदमी का मास इंटू एल माइनस एक्स, प्लैंक का मास इंटू एक्स, दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन m1 r1 इक्वल टू m2 r2। उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल क्लियर है। 11 मिनट हुए हैं, चलिए बहुत बढ़िया समय है हमारे पास कोलिजन के लिए। कोलिजन यानी टक्कर, तीन प्रकार की टक्करें होती हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। जब हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1, जो बेसिकली ये पैरामीटर है कि बॉडी की आने वाली स्पीड और जाने वाली स्पीड्स कितनी है, यानी अप्रोच और सेपरेशन की स्पीड्स कितनी है। इसमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, मोमेंटम हर जगह कंजर्व्ड है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। आपके सामने एक सिचुएशन बनाई है मैंने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। इनिशियल स्पीड u1 और u2, सीधी सी बात है u1 ज्यादा रही होगी u2 से, इसलिए जाके वो टकरा पाई और टक्कर के बाद ये आगे भाग गई, इसलिए v2 ज्यादा रही होगी v1 से, ठीक है। यहां पे यदि आप फाइनल स्पीड्स की बात करो v1 और v2 की, तो इक्वेशन आपको कुछ इस प्रकार से याद रखनी है, m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। रटने का तरीका बताऊंगा, डिफरेंस ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास। यहां पे 1 लिया है तो यहां पे 1 आएगा, पहले 1 तो 1, पहले 2 तो 2 और बाद में यहां पे 2, ठीक है। तो v1 का फॉर्मूला डेल्टा m डिवाइडेड बाय सिग्मा m, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, क्योंकि v1 लिख रहे हो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली आप लोग बात करोगे v2 की, वो क्या बन जाएगा, डेल्टा m यानी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, डिफरेंस ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास इंटू u2, ये 2 है, यहां पे भी 2 है, प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। बोल जरा जल्दी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। इन इलास्टिक कोलिजन की बात करोगे तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, मोमेंटम रहता है कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है कंजर्व्ड। और जो फॉर्मूला है उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूं, यहां पे E आ जाएगा, यहां पे 2m2 को आप m2 प्लस em2 लिख दो। वैसे भी अगर आप E की वैल्यू यहां पे 1 करते हो तो ये सेम फॉर्मूला आ रहा है, जरा देख लो, यहां पे E डाल दिया और यहां पे आपने E डाल दिया, E की वैल्यू जैसे ही 1 करोगे सेम फॉर्मूला आ रहा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाकी पूरा का पूरा सेम है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब अगर ये दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो ये अप्रोच की सिचुएशन है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ये सेपरेशन की सिचुएशन है। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बन जाएगा, v2 माइनस v1 और अप्रोच बन जाएगा u1 माइनस u2। इस पे मैंने ले लिया मॉड, क्योंकि हमें सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। एक सिचुएशन आपके सामने है जिसमें कि एक बॉल गिरती है, जाके टकराती है और किसी हाइट तक वापस जाती है। तो अब यहां पे देखना, बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। मैंने कहा कि E की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा कि सर E होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो, क्या ये अप्रोच की सिचुएशन है, जी हां। क्या ये सेपरेशन की सिचुएशन है, जी हां। अब ये मैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट किस किस के बीच में लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं बॉल और ग्राउंड के बीच में, मैं लगा रहा हूं बॉल और ग्राउंड के बीच में। तो अब देखो जरा, बॉल आपके सामने है और ये बॉल जा रही है, ये बॉल जा रही है, ठीक है, बॉल ऊपर जा रही है, ग्राउंड रुका हुआ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी बन गई, v1 माइनस 0। सर 0 क्यों, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 है, ग्राउंड तो रुका हुआ है।
और अप्रोच क्या बन जाएगा, 0 माइनस v, क्योंकि बॉल v वेलोसिटी से आ रही है, ये बॉल v वेलोसिटी से टकरा के v1 वेलोसिटी से गई, तो बॉल v वेलोसिटी से आई और ग्राउंड 0 पे, इसलिए मैंने 0 माइनस v लिख दिया। बोल जरा हाँ या ना। तो e की वैल्यू बन गई v1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस v, e की वैल्यू बन गई v1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस v। तो पहली इक्वेशन आपके सामने आई v1 इक्वल टू ईवी, v1 इक्वल टू ईवी। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये बॉल v1 स्पीड से ऊपर जाएगी तो अगली बार जब नीचे आएगी वापस v1 स्पीड से ही आएगी। बॉल अगर v1 स्पीड से ऊपर गई है तो वापस जब नीचे आएगी, अरे अगर मैं इसको पेन को v स्पीड से फेंकता हूं तो नीचे मेरे हाथ में v स्पीड से ही आएगा ना। तो ये गई ऊपर, देखो सिचुएशन ऐसी है, ये ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई, अब नीचे से फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, लेकिन कम हाइट तक आएगी। तो अब ये कुछ v1 स्पीड से नीचे आई, अब टकराने के बाद कुछ अलग हाइट तक जाएगी है, और मान लेते हैं कि अब जिस स्पीड से ये ऊपर उठेगी वो कुछ v2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम इक्वेशन फिर से लिखेंगे, v2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस v1, तो v2 की वैल्यू आएगी e टाइम्स ऑफ v1, और v1 को e भी लिख देंगे, तो v2 आ जाएगा e स्क्वायर टाइम्स ऑफ v। क्या आ जाएगा, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ v। तो यहां से आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो कि v3 आ जाएगा e क्यूब टाइम्स ऑफ v, v4 आ जाएगा e4 टाइम्स ऑफ v, vn आ जाएगा en टाइम्स ऑफ v, और v की वैल्यू लिख सकते हो √2gh, v की वैल्यू लिख सकते हो √2gh। कैसे निकाला ये, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकाला। बोल जरा हाँ या ना। तो ये आपके सामने एक्सप्रेशन आ चुका है, यहां पे से आपने vn की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली आप हाइट ऑफ nth कोलिजन निकाल सकते हो। कैसे, आप लोग लगा दो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहां से कंपेयर कर लो, आप लगा दो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आपको पता चलेगा। मान लो कि हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर हमने 0 कह दी तो h इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यानी कि u के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे 2n की टर्म्स आएगी। इस तरीके से आप इसको याद रखना, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए थैंक यू। और कैसा लगा ये जरूर बताना।